रश्मि अपने पति अमित और सास स्वरूपा के साथ रहती है। एक रोज, कल हमें मेरे बॉस की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, इसलिए शाम तक अपने सारे काम निपटा लेना। हाँ अमित, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। वैसे बहू, कल की पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? ये देखिए माँ जी, मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे साइड में ही निकाल कर रखा है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे क्या सुंदर है माँ, हम किसी भजन कीर्तन में नहीं जा रहे, पार्टी में जा रहे हैं। वहां पर सभी लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन कर आएंगे और तुम यहाँ पर दिवाली की झालर की तरह सज संवर कर आओगी। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में। अरे लेकिन साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अब रश्मि एक शादीशुदा महिला है और हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही पहनी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम जब पार्टी में जाएंगे तब वहां पर तो ये मॉडर्न कपड़े पहन ही सकती है ना। अब आप ही सोचिए, वहां पर सभी लोग स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और उस भीड़ में सिर्फ यही एक साड़ी पहन कर आएगी, तो मुझे कितना ऑकवर्ड होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोगों के अनुसार ही रहें। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं इसमें कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ और साथ ही सुंदर भी तो लगती हूँ इसमें। अरे बस करो रश्मि, मैं तो तुम्हारे इस गंवार पहनावे से परेशान हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, कल की पार्टी में आओ ही मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अमित, इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अचानक से इसे क्या हो जाता है? पता नहीं बहू, ये ऐसा ही है। माना कि मैं गांव से हूँ, लेकिन मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना हूँ। मैंने गांव में भी अपनी पूरी पढ़ाई की है और मैं यहाँ शहर के तौर तरीके भी अच्छे से जानती हूँ। साड़ी पहनना ये मेरी इच्छा है, अब दूसरों के लिए मैं अपनी इच्छाओं का त्याग तो नहीं कर सकती ना। जाने दे बहू, बावला है अमित, तू ये सब छोड़ और अपना दिमाग ठंडा रख और जा बहू, जाकर हम दोनों के लिए चाय और वो ब्रेड पकोड़े बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन अमित पार्टी में अकेला ही जाता है। ऐसे ही एक रोज, जब सुबह सवेरे अमित ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर घर के सामने जाती है। ओ तेरी, हमारे मोहल्ले में ये कौन आ गया? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लग रही है। क्या मतलब? अरे बाकी लोगों से तुम 10 रुपए कम लेते हो और मुझसे ज्यादा ले रहे हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे नहीं मैडम जी, दूध का दाम बढ़ चुका है, अब नई नई आई हो ना, इसीलिए आपको इस बारे में इतना नहीं पता। अरे सब पता है मुझे। मैं जब रोमिला काकी के घर से गुजर रही थी, तब तुम उन्हें दूध कम दाम में बेच रहे थे, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे सामने ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैडम जी, अरे क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? मार खानी है क्या तुम्हें, झिंगुर कहीं का? अरे अमित भाई, आप बीच में क्यों आ रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। अबे ओ गधे, मैं बीच में नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मतलब? अरे मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैंने सब सुन लिया है, और तू नए लोगों को ज्यादा दाम में दूध बेचकर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है, क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हारा बस नाम ही भोला दूध वाला है, लेकिन असल में तुम एक नंबर के चालाक और लालची इंसान हो। देख, कल से मैडम को सही दाम में दूध बेचा कर, वरना तेरा इस मोहल्ले में आना जाना ही बंद करवा दूंगा। समझा कि नहीं? रमित भाई, जितना कहा उतना ही कर, वरना। अच्छा ठीक है भाई, जितना पैसा देना है उतना दे देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। इतना कहकर भोला दूध वाला वहां से चला जाता है। थैंक यू सो मच भैया। भैया, मेरा मतलब, मेरा नाम अमित है और आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो।
मैं अमित चौबे। और आप? मेरा नाम मोनिका है, मोनिका विहान शर्मा। मैं और मेरा पति विहान, हम तो बस 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अरे नहीं, ये तो शादीशुदा निकली। क्या हो गया अमित जी? अचानक से आपका हंसता हुआ चेहरा उदास चेहरे में क्यों बदल गया? अरे कुछ नहीं मोनिका जी, वो मैं तो बस। ओफो, क्या बात है अमित जी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा घर सामने ही है, तो आप मुझे बेझिझक होकर बोल सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ और बीवी भी रहती है। ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। ओके देन, शायद आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो। जी, मैं अभी ऑफिस ही निकल रहा था। हैव अ गुड डे। जी सेम टू यू। तभी घर के बाहर रश्मि आती है। अरे, तुम अभी तक गए नहीं काम पर? ये देखो ये रुमाल, ये वाला लेकर जाओ। और तुमने जो रुमाल रखा है वो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन ये वाला एकदम अच्छा रुमाल है। और अगर किसी ने तुम्हारा वो फटा हुआ रुमाल देख लिया तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये भगवान, मोनिका जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है और उसमें मेरी ये बेवकूफ बीवी मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है। अमित जी, लगता है आपकी वाइफ आपको दूर से आवाज लगा रही है। वो देखिए, वो शायद आपको हैंकी दे रही है। हाँ, वो शायद मैं पुराना रुमाल उठा लाया। कोई बात नहीं अमित जी, हो जाता है। अब अमित गुस्से में रश्मि के पास चला जाता है। अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या रश्मि? पूरे मोहल्ले के सामने फटे हुए रुमाल के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे लेकिन, अरे चुप रहो अब। जिधर जाओ उधर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करती रहती हो तुम। लेकिन मैं अगर आपको रोककर दूसरा रुमाल नहीं देती तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती ना, इसलिए मैंने आपको आवाज दे दी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इतने जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर बाद में जब मोहल्ले में सब्जी वाला आता है तभी रश्मि और मोनिका की मुलाकात हो जाती है। अरे वाह, ये सब्जियां तो काफी फ्रेश है, बिल्कुल मॉल में मिलने वाली सब्जियों की तरह दिख रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब्जी वाला यहाँ पर रोज आता है और किफायती दाम में एकदम ताजी सब्जियां देता है, इसलिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो और क्या चाहिए हमें? हाँ, ये बात भी सही है। वैसे आप अमित जी की बीवी हो ना? मेरा नाम मोनिका है। और आपका? मेरा नाम रश्मि है। वैसे मैंने सुबह आपको और अमित जी को आपस में बात करते हुए देखा। जी, वो दरअसल हुआ यूं। फिर मोनिका रश्मि को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये हुआ था। अरे वो भोला दूध वाला है ही निकम्मा, बस लोगों को ठगने का काम करता है। पहले तो भी वो अच्छा दूध बेचा करता था, लेकिन आजकल तो उसका बेचा हुआ दूध कभी कभार एकदम बेस्वाद होता है, तो कभी एकदम पतला सा। हे भगवान, ऐसा मिलावटी दूध पीकर कहीं हमारी सेहत खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने डाइट को लेकर एकदम सीरियस रहती हूँ। तुम चिंता मत करो मोनिका, सभी मोहल्ले वाले मिलकर उस दूध वाले को निकालकर दूसरा दूध वाला रखने वाले हैं। चलो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, वरना मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो आज भिंडी बना रही हो क्या तुम? हाँ रश्मि, मेरे पति को आलू भिंडी बहुत पसंद है और मैं उन्हें हमेशा हेल्दी खाना खिलाती हूँ। लेकिन मेरे पति बहुत ही फूडी हैं, इसलिए मैं कभी कभार उनके लिए कुछ चटपटा भी बना देती हूँ। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर तुम फ्री हो तो आज घर पर आ जाओ ना, चाय नाश्ता हम साथ में ही करेंगे। उतनी ही हमारी बातचीत भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल रश्मि, मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगेगा। फिर मोनिका रश्मि के घर पर चाय नाश्ता करने जाती हैं और वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसी दौरान अमित किसी काम के चलते
रश्मि को ऑफिस से कॉल करता है। हाँ ठीक है अमित, वो फाइल मैं साइड में ही रख देती हूँ। तुम अपने ऑफिस के आदमी को भेज दो घर पर, फिर मैं वो फाइल उसे ही दे दूंगी। ठीक है रश्मि, वैसे ये पीछे किसकी आवाजें आ रही हैं? घर पर कोई आया है क्या? और ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। हाँ अमित, वो हमारी नई पड़ोसन है ना, मोनिका जी, जिनसे तुम सुबह सवेरे बात कर रहे थे। वो आई है हमारे घर पर ऐसे ही चाय पीने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। जरा वीडियो कॉल करो ना, मुझे देखना है तुम्हें। क्या? आज तक तो मेरे कपड़ों की कितनी बुराई करते आ रहे हो तुम, और आज हो कि इतनी तारीफ किए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई वीडियो कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी नई सहेली के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बाय। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो रश्मि। हे भगवान, ये रश्मि भी ना, अगर ये वीडियो कॉल कर लेती तो मुझे मोनिका जी को देखने का मौका मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो वो मुझे रोजाना दिखेगी। क्या सुंदर लग रही थी वो उन कपड़ों में। काश वो मेरी बीवी होती। मानना पड़ेगा, उनका पति वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश बीवी मिली है। वही दूसरी तरफ, मोनिका, कल आओ खाना खाने के लिए। मैं तुम्हारी पसंद का ही कुछ बनाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी डाइट का भी पूरा ध्यान रखूंगी। माफ करना रश्मि, लेकिन कल तो मेरा व्रत है ना, इसलिए मैं खाने पर नहीं आ सकती। क्या? शहर की मॉडर्न लड़कियां भी व्रत रखती है क्या? हाँ आंटी जी, मैं भले ही मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में भी बहुत मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मोनिका। वैसे तुम्हें पहली बार देखकर यही लगा कि तुम में जरा भी संस्कार नहीं रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ बातचीत करके पता चल गया कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरा मॉडर्न लड़कियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। फिर रात में डिनर के वक्त अमित उन दोनों को मोनिका से हुई बातचीत के बारे में पूछता है। मुझे तो मोनिका बड़ी ही अच्छी लगी। हाँ माँ जी, हमारी तो एक ही मुलाकात में इतनी अच्छी दोस्ती बन गई। वैसे पूरे मोहल्ले में मेरे किसी के साथ भी इतनी अच्छे से नहीं जमती जितनी कि एक ही दिन में मोनिका के साथ जम गई। भगवान करे कि ये दोस्ती आगे भी ऐसी ही टिकी रहे, क्योंकि वो वाकई में दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। मॉडर्न होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मोनिका अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूली। उसने तो आते ही नमस्ते बोलकर मेरे पैर भी छुए, वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो केवल हेलो बोलकर ही निपट लेती है। ना बड़ों का आदर करती है, ना ही उनमें बोलने का कोई लिहाज होता है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें जरूर मदद करेंगे। वैसे उनके पति को नहीं देखा मैंने, कहाँ पर है वो? शायद वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, यही कह रही थी ना माँ जी वो? हाँ बहू, वो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हैं वो। मैंने भी उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और तुम्हें पता है अमित, मोनिका व्रत भी रखती है और कल उसका व्रत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसे कल व्रत तोड़ने के लिए मैं यहीं पर बुला लेती हूँ। क्या कहती हो माँ जी? हाँ बहू, वैसे भी दिन भर व्रत करके वो थक जाएगी, तो कहाँ खाना बनाती बैठेगी वो। और एक पड़ोसी होने के नाते हमें इतना तो करना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही सोच रही हो आप दोनों। सभी सो जाते हैं, लेकिन अमित मोनिका के घर की लाइट ऑन देखता है। आज और कल दोनों भी दिन मोनिका जी अकेली ही थी, और लगता है कि अकेलेपन के कारण वो सो नहीं पा रही। ओ तेरी, ये क्या, मोनिका जी तो रात की नाइटी में कितनी कमाल की लगती है। हे भगवान, इन्हें देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया है। अभी एक दिन में ही उन्होंने मुझे कितना पागल कर दिया है। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा।
अमित बस मोनिका को देखते ही रह जाता है और तभी उसके पीछे से वहां पर रश्मि आ जाती है। अरे अमित, इतनी रात गए तुम यहाँ पर खड़े रहकर बाहर क्या देख रहे हो? और इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? वो दरअसल, हटो तो जरा, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या देख रहे हो। अरे नहीं, अगर इसने मोनिका को देख लिया तब तो मेरी शामत आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि मैं मोनिका को ही ताक रहा था। अब अमित काफी चिंतित हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे जूही बेटा, आजा, इनसे मिल ले। ये हमारे पड़ोस में रहने आए हैं, दिलीप काका, और ये मेरी छोटी बेटी है काका, जूही। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। सब बढ़िया काका। इस तरह से जूही घर में आए पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करने लगती है। उतने में वहां पर उसकी बड़ी बहन मिश्का आ जाती है। अरे मिश्का बेटा, आ गई तू ऑफिस से? बेटा इनसे मिल ले, ये हमारे नए पड़ोसी है और ये मेरी बड़ी बेटी मिश्का है। बैठ ना बेटा। लेकिन मिश्का मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिससे दिलीप को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। शायद वो थक गई होगी ना, इसीलिए चली गई। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर दिलीप काका के जाने के बाद, मिश्का, तूने दिलीप काका से बात क्यों नहीं की? अरे कम से कम उन्हें नमस्ते तो कहती। माँ, आपको पता है ना, उसका बेटा वॉचमैन की नौकरी करता है और उसका घर तो हमारी रसोई जितना छोटा है, और आप ऐसे लोगों को हमारे घर में लेती ही क्यों हो? उनकी औकात भी नहीं है हमारे घर में आकर बैठने की। देख मिश्का, माना कि तू 4 पैसे कमाती है, तो इसका मतलब तो किसी की भी औकात निकालेगी क्या? रिश्ते पैसे या औकात देखकर नहीं बनाए जाते, समझी कि नहीं? इसीलिए आइंदा से जबान संभाल कर बात करना, नालायक कही की। मिश्का दरअसल एक बहुत ही बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर जॉब करती है, जिसके कारण उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा होती है, लेकिन उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वही उससे 3 साल छोटी बहन जूही मन की एकदम साफ होती है। फिर एक दिन, अरे वाह मिश्का बिटिया, नए फोन के लिए मुबारक हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया पापा। देखो ना, कितना सुंदर फोन है, पूरे 2 लाख रुपए का है। और 20 हफ्ते मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैंने खुद को ही गिफ्ट दे दिया। हमें किसी और के गिफ्ट की उम्मीद ना रखकर हमेशा अपनी मेहनत के पैसों से ही खुद को गिफ्ट देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दिया आपने, बधाई हो आपको। मिश्का बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरे पापा का फोन भी खराब हो चुका है, तो अपने लिए खरीदने की जगह तो उनके लिए खरीद लेती ना। एक बार तो अपने पापा के भी बारे में सोच लेती। ओफो माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया है। और रही बात पापा को फोन देने की, तो वो तो मैं उन्हें कभी भी दे सकती हूँ ना। तू तो बस बोल बच्चन है, और तुझे तो बस अपनी ही चीजें दिखाई देती है, स्वार्थी कही की। अरे सुवर्णा, जाने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो उसे? कुछ ही दिनों में मैं नया फोन लेने वाला हूँ। नहीं परेश, वो जहां पर गलत है वहां पर तो मैं उसे बोलूंगी ही ना। आप इसकी हरकतों को नहीं जानते हैं, ये बड़ी चालू लड़की है। अरे आप लोगों से तो मेरी खुशियां ही नहीं देखी जाती। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ मेरी खुशियां बांटती रहती हूँ। मिश्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दी, रुक जाओ दी। अरे क्या माँ, आप भी? आज दी के लिए कितना अच्छा दिन था और आपने तो उन्हें आज ही सुना दिया। और नहीं तो क्या। अरे आप दोनों चुप रहो, मैंने बिल्कुल सही किया है। ये लड़की है ही मनहूस, इसीलिए खुशियां भी इसके पास आकर वापस चली जाती है, क्योंकि ये उसके लायक ही नहीं है।
अगले 2 दिन तक मिष्का गुस्सा ही रहती है। फिर उसका जन्मदिन आने पर उसकी नानी उससे मिलने आती है। जन्मदिन मुबारक हो मिष्का बेटा, जुग जुग जियो। शुक्रिया नानी। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, खोलकर तो देख मिष्का। और क्या माँ, आप भी? आप तो बस अपनी नातिन के लिए ही तोहफे लाती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं देती। अरे अब तेरा प्यार खत्म हो चुका है और अब मैं केवल अपनी नातिनों को ही लाड़ प्यार दूंगी। लेकिन जब मिष्का वो तोहफा खोलकर देखती है तब उसका माथा फिर जाता है। अरे रे रे रे, ये सब क्या है नानी? अरे ये रास्ते से उठाए हुए कपड़े में नहीं पहनती, इन्हें वापस लेकर जाओ। क्या नानी आप भी? क्या? और नहीं तो क्या नानी। अरे आप तो बस मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज आइंदा से कुछ भी उठाकर मत देना मुझे। अरे हमारे ऑफिस की काम वाली बाई भी ऐसे कपड़े पहनने से पहले 100 बार सोचेगी। मिष्का की बातें सुनकर सुवर्णा को बहुत गुस्सा आता है और वो मिष्का को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मिष्का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? लेकिन माँ, जो सही है मैंने वही कहा है। अपनी नौकरी के बलबूते इतना मत उड़। अगर इतना घमंड करेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की हूँ, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन आज आपने ये हरकत करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। अब हटिए, मुझे बाहर जाकर ही अपना जन्मदिन मनाना चाहिए था। हाँ तो जा ना, बदतमीज कही की। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये निर्लज पैदा हुई। जाने देना सुवर्णा, क्यों उसका अच्छा दिन बिगाड़ रही है तू? नहीं माँ, ऐसे कैसे जाने दो? उसे आपके साथ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और माँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे ना बेटा, ये तू क्या कर रही है? तूने अपनी माँ होने का फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। अब उसकी बारी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बस अपनी बेटी को समझा दे, क्योंकि घमंड अंत में इंसान को चकनाचूर करके रख देता है। अरे माँ, मैं उस लड़की को 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वह समझती ही नहीं। दिन ब दिन उसका घमंड और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर की परवरिश दी है, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे ये मिष्का इतनी नालायक कैसे बन गई। सुवर्णा बहुत दुखी हो जाती है और वो मिष्का से बातचीत बंद कर देती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे जूही, हमारी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी शुरू हुई है, तू भी आ जाना। एक बार अगर सिलेक्ट हो गई तो मेरी कंपनी में काम करके तेरी बहुत तरक्की होगी। क्या? हाँ जूही। अरे कब तक उस मामूली से कंपनी में तो जॉब करती रहेगी? वो लोग तुझे सैलरी भी कितनी कम देते हैं, ऊपर से इतना सारा काम भी कराते हैं। छोड़ देना वो जॉब और आजा कल इंटरव्यू के लिए। मुझे ये सुझाव देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दी, लेकिन मैं अपनी कंपनी को इसे बीच में ही छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। ईमानदारी और भरोसा भी तो कुछ होता है ना। मेरी अचानक से जॉब छोड़ देने से मेरी कंपनी वालों को कितना नुकसान होगा। वक्त आने पर मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है। हे भगवान, छोड़, तुझसे तो बात करना ही गुनाह है। बैठ तो ईमानदारी और भरोसा निभाते हुए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू हमेशा पीछे ही रहेगी और तेरे बाकी के दोस्त आगे निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दी। समय के साथ हर किसी की तरक्की होकर ही रहती है, बस हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। जूही की बातें सुनकर मिष्का का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में, ये ले जूही बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के नूडल्स बनाए हैं। अरे वाह माँ, क्या बात है। लेकिन रुक जाओ,
मैं अभी दी को बुला कर लाती हूँ। उन्हें भी ये नूडल्स बहुत पसंद है। अरे तुझे उसे देना है तो देती रहे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जा रही हूँ अपने कमरे में। मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। लेकिन माँ, फिर सुवर्णा वहां से चली जाती है। ना जाने दी के स्वभाव में कब सुधार आएगा। उस दिन उन्होंने नानी को जो भी बोला वो बहुत गलत था। भगवान जी, प्लीज मेरी दी को सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सबके मन से उतरती जाएगी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मंदिर जाती हैं। तभी मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा होता है। दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो दीदी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। जी भैया, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। अरे दी, आप नहीं दोगे क्या इन्हें कुछ? अरे तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या? मुझे तो इन जैसे भिखारियों से बहुत घिन आती है। और तू तो बेवकूफी है जो तूने इन्हें पैसे दे दिए। ओफो दी, ऐसे नहीं कहते हैं। और थोड़े पैसे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। अरे जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद तुम क्या करोगी? ये थोड़ी ना कोई अपाहिज है। हाथ पाव इसके अभी भी सही सलामत है, तो इसे कोई काम धंधा कर लेना चाहिए ना। छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ ही नहीं आएगा। और अब चलो यहाँ से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मिश्का का प्रमोशन हो जाता है। जिस खुशी में वो घर पर सबके लिए मिठाई लेकर आती है। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो पापा, मुंह मीठा करो। और माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। और ये लो, मुंह मीठा करो अपना। बधाई हो बेटा। और ये ले जूही, तू भी खा ले। ये मिठाइयाँ मैंने शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान से लाई है। बहुत खूब दी, ऐसे ही तरक्की करती रहो। अब प्रमोशन होने के बाद में मिश्का का घमंड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब उसे लेने के लिए हर सुबह ऑफिस की ही कार आती है और वो हर जगह एकदम रुबाब में आती जाती है। ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है। ये अच्छी बात है कि इसे ये तरक्की दे रहा है, लेकिन उसकी जगह अगर थोड़ी बहुत अकल भी दे दे तो बहुत अच्छा होता। गली की सारी औरतें मुझसे कहती रहती है कि आपकी बेटी तो हमें देखकर मुस्कुराती तक नहीं है। पता नहीं खुद को कौन से देश की प्रधानमंत्री समझती है। अरे माँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? समय के साथ साथ दी के स्वभाव में भी बदलाव आ जाएगा। देखना आप, अब ये तो भगवान ही जाने। फिर एक रात काफी देर होने के कारण मिश्का चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। लेकिन तभी परेश और सुवर्णा वहीं पर बैठे होते हैं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? और नहीं तो क्या। और ये सब क्या है मिश्का? रात के 2 बज रहे हैं और तू अब आ रही है? कब से तेरी राह देख रहे हैं हम। तेरा फोन भी बंद पड़ा है। अरे तू जानती भी है क्या कितने डर गए थे हम? निर्लज कही की। हाँ बेटा, इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी? वो पापा, आज ऑफिस के बाद सबने अचानक से पार्टी करने का प्लान बना लिया और पार्टी में मजे करते करते कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा कि 1 बज चुका है तब मैंने आप दोनों को बताने के लिए फोन निकाला भी था, लेकिन मेरा फोन तो उससे पहले ही बंद पड़ चुका था, इसीलिए मैं आप दोनों को नहीं बता पाई। माफ कर दीजिए माँ पापा। अरे लेकिन तू ऑफिस के ही पार्टी में गई थी, तो इस तरह चोरी छुपे घर आने की क्या जरूरत थी? अरे तू तो सामने के भी दरवाजे से आ सकती थी। हे भगवान, आप दोनों भी ना, सच में कितने सवाल करते हो। पहुंच गई ना मैं घर पर सही सलामत, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है क्या पिछले 2 से 3 घंटों से हमारी हालत क्या हो गई थी? और बात करती है। आगे से सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुझे कहीं भी जाना हो तो पहले घर पर बताना होगा।
अरे क्या माँ आप भी? मैं कोई 10 साल की छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ। तो अब ये सब चोचले करने की क्या जरूरत है? अरे पैसे कमाने लगी है इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो मन में आए वो करेगी। ज्यादा होशियार मत बन। अगर इस घर में रहना है तो सलीके से रहना होगा, समझी कि नहीं? मिश्का कुछ भी नहीं बोलती और अकड़ से अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसका क्या होगा। फिर एक दिन जब मिश्का कार में से ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। क्या? हाँ मैडम जी, अब 10 से 15 मिनट तक रुक जाइए, तब तक मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज तो बहुत ही जरूरी मीटिंग है और ऊपर से पूरा प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। और अगर मैं आज लेट हो गई तो बॉस बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उतने में मिश्का को उसके बॉस का मैसेज आता है। ओह नो, ये तो सर का ही मैसेज है। कहाँ रह गई मिश्का? क्लाइंट किसी भी वक्त आते होंगे। अगर तुम अगले 10 मिनट तक नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हे भगवान, आज तो मैं गई काम से। मिश्का आप बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने पति विपुल और सास ममता के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी शनाया को एक शोरूम में रखी हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। वाव, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। मेरा तो दिल आ गया इस पर। विपुल, मुझे ये ड्रेस चाहिए, प्लीज दिला दो ना मुझे। क्या, ये वाली ड्रेस? हाँ विपुल, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और तब मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ। लेकिन शनाया, ये ड्रेस तो कितनी महंगी है। अरे मेरी 2 महीने की सैलरी तो इसी में चली जाएगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिला सकता। कोई और कम दाम वाली पसंद करो ना, वो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन ये वाली नहीं। अरे तुमसे और क्या ही उम्मीद करूं मैं। रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शनाया विपुल से रूठ जाती है। मिडिल क्लास होने के कारण विपुल शनाया को ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे भरपूर प्यार करता है। फिर एक दिन, हेलो माँ जी, कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ दामाद जी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो दरअसल कल शनाया का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं उसके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए ना कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। अरे वाह, क्या बात है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खास करके शनाया के लिए खाना बना रहे हो। जी शुक्रिया माँ जी। फिर शनाया की माँ उपासना विपुल को सब कुछ बताती है और वो वही डिशेस बनाता है और साथ ही ताजे फूलों से शनाया के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता भी बनाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी शनाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या नौटंकी है विपुल, तुम्हें तो बस यही आता है, सस्ते में सारा काम निपटाते रहते हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बाहर से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने हाथ से ये बेस्वाद खाना बनाया और गुलदस्ता भी खुद ही बना लिया। लेकिन शनाया, मैंने सब चख कर देखा है, खाना बहुत टेस्टी बना है, तुम खाकर तो देखो। और ये फूल, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बगीचे से लाया है। चुप रहो विपुल, मुझे अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तभी वहां पर ममता आती है। लेकिन बहू, मेरे बेटे ने अपना समय निकाल कर इतने प्यार से सब कुछ किया है तेरे लिए, और तू सीधे उसके मुंह पर इस तरह से बात कर रही है। बेचारा मेरा बेटा कितना नाराज हो गया। अरे कितनी नालायक है तू, अपने पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? आपको जो समझना है समझिए माँ जी, लेकिन मेरी खुशी इन सब में बिल्कुल नहीं है। और ये सारा खाना आप लोग ही खा लो, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है
विपुल बेटा, तुझे ये सब सही लगता है क्या? अरे वो कभी तेरी बातों की या फिर तेरे किए गए काम की कोई इज्जत नहीं करती। अरे उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन ये करता है कि उसे एक जोरदार लपड़ लगाओ। अब जाने दो ना माँ, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं और अब देखना, एक ना एक दिन शनाया भी बदल जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक दिन अचानक से घर पर टीवी डिलीवर होता है और उसे देखकर ममता एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये टीवी किसने मंगवाया? अरे माँ जी, इसे मैंने ही मंगवाया है। हॉल का टीवी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे कमरे का टीवी खराब है ना। वो 2 दिन में 3 से 4 बार बंद पड़ता है और फिर बहुत देर बाद चालू होता है और इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? अरे आपने जो पैसे राशन के लिए दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने डाउन पेमेंट कर दी और ये टीवी ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? उन पैसों से तूने डाउन पेमेंट कर दी? अरे तो अब घर का राशन कैसे आएगा? और तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझमें जरा भी अकल है कि नहीं? देखिए माँ जी, बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे आप तो दिन भर हॉल की टीवी को अपने कब्जे में लेकर बैठती हो, फिर मैं कब देखूंगी टीवी? अरे मुझे भी तो टीवी देखने का मन करता है। देखो ना विपुल, तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे विपुल बेटा, इस पगलेट ने तो राशन के सारे पैसे उड़ा दिए। अरे अगर तू मुझे एक बार आकर बोलती कि तुझे टीवी देखना है तो मैं तुझे अनुमति जरूर दे देती। तेरी जैसी निर्दयी नहीं हूं मैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आप मुझे टीवी कितना देखने देती। अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। माँ से इस तरह से बात मत करो शनाया, वो कोई तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो थोड़ा इस बात का लिहाज रखो। अरे तो फिर इन्हें भी तो लिहाज रखना चाहिए ना। बड़े अगर छोटों को बेवजह गलत कहें तो वो चलता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें टीवी ही मंगवाना था तो तुम मुझसे कह देती ना। मैं इस महीने ओवर टाइम करके तुम्हें अगले महीने डाउन पेमेंट के पैसे दे देता, लेकिन अब तो तुमने राशन के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? अब घर में राशन कैसे आएगा बताओ? अरे लेकिन टीवी लाना भी उतना ही जरूरी था ना। नहीं है, टीवी से ज्यादा जरूरी राशन है, बेअकल कहीं की। सच में मैं तो थोड़ी ही दिनों में आप दोनों से तंग आ गई हूँ। हर चीज में रोक टोक। अरे कहाँ थी मैं और कहाँ पर आ गई हूँ? शनाया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी माँ उपासना को कॉल करती है। क्या हुआ बेटा? वैसे तू तो कभी कॉल नहीं करती, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है माँ? अरे मुझे तो लगा कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता चुना है, लेकिन मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करते हैं। फिर शनाया अपनी माँ को झगड़े का कारण बताती है। देख बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें पूरी गलती तेरी ही है। अरे जहाँ पर तू इतने दिन रुकी थी, वहाँ पर 1 महीना और रुक जाती, दामाद जी ही तुझे नया टीवी ला कर देते। लेकिन अब तो तूने राशन के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए, इसीलिए उन लोगों का सारा बजट बिगड़ गया। अब तू भी सोचना, कहाँ से लाएंगे वो राशन के पैसे? अरे जब ऐसा ही होने वाला था तो आपने मेरी शादी विपुल से क्यों करवाई माँ? किसी अमीर घर में कराती ना। मेरी ही गलती है, मुझे आप पर और पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने दिमाग से तू ये ख्याल निकाल दे और जो मिला है उसमें तू खुश रहे, क्योंकि ज्यादा की चाह में इंसान अक्सर जो है उसे भी खो देता है। अब आप शुरू मत हो जाओ माँ। अरे तो फिर मैं क्या कहूँ तुझे? देख बेटी, मैं बाकी माओं की जैसे बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटी का उसकी गलतियों में भी साथ दे दूं। तूने अगर गलती की है तो तुझे उसे स्वीकारना भी होगा। तेरा पति तुझे 3 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से रह रही है तू वहां पर, और जरूरत की सारी चीजें भी तुझे समय पर मिल जाती है, तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अफसोस की बात है माँ कि आप मेरी माँ होकर भी मेरा दुख नहीं समझ पा रही। अरे वो इसीलिए है
क्योंकि तू जिसे दुख कह रही है वो दरअसल दुख है ही नहीं, बल्कि वो तो तेरी गलत सोच है। अरे बस माँ, अब ना मेरे पास आपका प्रवचन सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन शनाया, शनाया, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन शनाया अपनी अमीर सहेली के घर पर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी, अरे वाह नीता, तेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। तेरी कितनी फिक्र करता है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखता है। और एक मेरा पति है। सच कहा यार, मेरा भी हाल वही है। सो तो है, ऋत्विक दुनिया का बेस्ट पति है। तभी ऋत्विक वहां पर आता है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ नीता, तुम ये कार्ड रख लो और जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करो। बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे पति देव। बाय गाइस। बाय ऋत्विक। ये ऋत्विक तो कितना मस्त है यार, अमीर, हैंडसम, फिकर करने वाला। और एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? काश मेरा पति भी ऐसा होता। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही फूटी है, जो मुझे अब जिंदगी भर उस मनहूस विपुल के साथ रहना होगा। फिर एक दिन अचानक से शनाया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण विपुल ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अरे विपुल बेटा, तू अभी तक गया नहीं दफ्तर? दोपहर के 12 बज गए हैं। नहीं माँ, वो आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं घर पर ही रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। और इसके इस हालात में अगर मैं ऑफिस चला गया तो मेरा वहां पर भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और माँ जी भी तो है ना घर पे। फिर भी शनाया, मैं रुकूंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो सच में पागल हो। और अगर प्यार ही जताना है तो पैसे कमाओ और वो सारे पैसे मुझे दे दो, जो मैं तुमसे हमेशा मांगती रहती हूँ। अगर आज हमारे घर में कोई नौकरानी होती ना, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की नौबत ही नहीं आती। अरे घर का काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई है। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती। अरे मैं क्या तेरी कोई देवरानी हूँ या ननंद हूँ जो मैं तेरे काम में हाथ बटाऊं? मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। और कौन सा तुझे 7-8 लोगों का काम करना पड़ता है? घर में तो झाड़ू भी 2-2 दिन बाद लगता है और बोलती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे बस कीजिए आप दोनों। और शनाया, तुम आराम करो। अगर ऐसी ही चिल्लाती रहोगी ना तो अपनी ताकत और जाया करोगी और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए चुप रहो और शांति से आराम करो। विपुल और ममता से शनाया कभी भी सीधी मुंह बात ही नहीं करती, फिर भी वो दोनों उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आते हैं। एक दिन जब शनाया अपनी सहेली के हनीमून फोटोज देखती है, तभी, ये देखो विपुल, ये मेरी सहेली है जानवी। इसकी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं और ये तो हनीमून पर भी चली गई। और यहाँ हमारी शादी को 2 से 3 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा, वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल के कल ही तुम मुझे लेकर जाने वाले हो। तुम तो रहने ही दो। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं तुम्हें हनीमून पर जरूर लेकर चलूंगा। बस थोड़ा और रुक जा। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना तो हम दोनों लंबी ट्रिप पर जा पाएंगे। रहने दो विपुल, क्योंकि मेरे हर सपने की तरह ये हनीमून का सपना भी सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम तो बस बोल बच्चन हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही एक रोज शनाया की सहेलियां उसके घर पर बिन बुलाए आ जाती है। अरे शनाया, तूने तो बोला था कि तेरा ससुराल तो एकदम सुंदर है, घर भी रिनोवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर तो कोई और ही पिक्चर है। ये घर तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। हाँ यार, वो दरअसल रिनोवेशन पुरानी स्टाइल में ही किया है, क्योंकि मेरी सास को पुरानी स्टाइल से काफी लगाव है ना, इसीलिए। अरे क्या करती हो शनाया तुम भी? कमरे की लाइट फैन सब कुछ चालू रख कर आई हो।
और तुमने मेरे अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके सारा महंगा खाना क्यों मंगवाया? तुम घर पर भी तो बना सकती थी ना। विपुल, यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है। शनाया की सहेलियों को देखकर विपुल एकदम चौंक जाता है और सहेलियां बहुत हंसने लगती है। और विपुल के चले जाने के बाद वो शनाया को खूब ताने देती है। फिर बाद में, माफ करना शनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सहेलियों को देखा ही नहीं। और कुछ भी बोल बेटा। अरे अब ये बोलने से क्या फायदा? मेरी सारी इज्जत चली गई उनके सामने। इज्जत का पंचनामा कैसे करे ये तो कोई तुमसे सीखे विपुल। बहू, अरे क्या इज्जत लगा रखी है तूने? सारी गलती तेरी ही है। एक तो तूने अपनी सहेलियों को झूठी बातें बताई और वो जब सच में तेरे ससुराल आई तो तेरी पोल खुल गई और तू अब हम पर बरस रही है। अरे आप दोनों के साथ रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। गलती कर दी जो मैंने तुमसे शादी की विपुल। शनाया, अरे ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मत रोक उसे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है वो। फिर बाद में ऐसे ही लोगों की होशियारी अच्छे से निकलती है। विपुल शनाया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।